Hello and welcome to all. Today we will talk about Kyoto Protocol, Rai camel, new banana species that was found recently according to this question, and then teeb and finally रेड सेंडर्स। ये सभी क्वेश्चंस प्रीलिम्स 2016 में पूछे गए थे। अगर आप इन सब को जानते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप नहीं जानते, इस वीडियो में एक सिंपल वे में आप इनको सीख पाएंगे। साथ के साथ आप अपना MCQ सोल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप कर पाएंगे, जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को टैकल करने में मदद करेगा। आर्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग आपको कैपेबल बनाएगी किसी भी क्वेश्चन की ओरिजिन को ट्रेस करने में, जिससे आप ये जान पाएंगे कोई क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है और उस टॉपिक को आपको कितनी डेप्थ में तैयार करना है जिससे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस सोल्व हो सके। नेक्स्ट, कीवर्ड की बेसिक नॉलेज। जो भी कीवर्ड्स क्वेश्चन में और ऑप्शंस में दिए रहते हैं उनकी बेसिक नॉलेज आपकी मदद करेगी उन क्वेश्चंस को सोल्व करने में जो यूपीएससी हर साल PYQ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर पेपर से मतलब हर सब्जेक्ट एरिया से फ्रेम करती है। फाइनली आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर पाएंगे, और अगर ये लगता है आपको कि भाई आपके कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आप उनको रिवाइज कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। टर्म्स समटाइम्स सीन इन द न्यूज़। 3 टर्म्स दे रखी हैं जो बार बार न्यूज़ में देखी जाती है। देन इट इज़ आस्क्ड कि भाई इनकी ओरिजिन कहाँ से है। एनेक्स 1 कंट्रीज, कार्टागेना प्रोटोकॉल, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस, नगोया प्रोटोकॉल, एंड देन क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, क्योटो प्रोटोकॉल। Which of the pairs given above is or are correctly matched? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 3 only, 1, 2 and 3। आपको ये बताना है कि भाई कौन सा पेयर करेक्ट है इस केस में। You can pause the video, read the question again very carefully, try to recall whatever knowledge you have, whatever things you have learnt, then move towards explanation part। Correct answer in this case is C, यानी जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है वो क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। बाकी जो 2 चीज़ें हैं, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस, एनेक्स 1 कंट्रीज, ये कार्टागेना और नगोया प्रोटोकॉल से रिलेटेड नहीं है। ये भी दोनों अगर आप देखें क्योटो प्रोटोकॉल से ही रिलेटेड हैं। कैसे, वो अभी बात करेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। क्या ज़रूरत पड़ी ऐसी ट्रीटी साइन करने की ताकि क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जा सके? कैसे? ग्रीन हाउस गैसेज का प्रोडक्शन एमिशन कम करके। कब इसको साइन किया गया? 1997 में। कहाँ पे? क्योटो। क्योटो जापान में है। ये इफेक्ट में आई, मतलब इम्प्लीमेंटेशन में, फोर्स में आई 2005 में। ये एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है किस चीज़ का? जो यूनाइटेड नेशंस का फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है उसके लिए। क्या की फीचर्स हैं इसके? सबसे मेन फीचर इसका ये है कि ये लीगली बाइंडिंग है। किसके लिए? जो एनेक्स 1 कंट्रीज़ हैं। एनेक्स 1 कंट्रीज़ किनको बोलते हैं? जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको एनेक्स 1 कंट्रीज़ इस प्रोटोकॉल में बोला गया है। वो कंट्रीज़ अच्छे से अपने टारगेट्स को इम्प्लीमेंट कर पाएँ उसके लिए फ्लेक्सिबल मैकेनिज़म्स प्रोवाइड किए गए हैं 3। एक है एमिशन ट्रेडिंग, जिसमें पार्टीज़ जो भी एमिशंस के क्रेडिट हैं उनको बाई और सेल कर सकती हैं। सेकंड जो मैकेनिज़्म दिया गया है वो है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म, जो पार्टीज़ को एनकरेज करता है किस चीज़ के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट? एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स जो भी हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, उनमें आप इन्वेस्ट करो जो एनेक्स 1 कंट्रीज़ है, और उसके बदले में सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्रेडिट रिसीव करो। थर्ड जो है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, ये एनकरेज करता है पार्टीज़ को किस चीज़ के लिए? एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन वो एनेक्स 1 कंट्रीज़ में ही होने चाहिए, डेवलपिंग में नहीं। जो दूसरी एनेक्स 1 कंट्रीज़ हैं आपस में एक दूसरे में इन्वेस्ट करके देन यू कैन रिसीव एमिशन रिडक्शन यूनिट्स फॉर एमिशन रिडक्शंस अचीव्ड। इसका जो कमिटमेंट पीरियड इनिशियली 2008 से 2012 तक था, 2 अमेंडमेंट किया गया 2012 में,
उसके बाद इसका पीरियड एक्सटेंड किया गया था 2013 से 20। एक एडेप्टेशन फंड भी बनाया गया है जिससे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके, किसको, डेवलपिंग कंट्रीज को, किस बात के लिए, ताकि वो एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। नेक्स्ट जो टर्म इसमें दे रखी है दैट इज़ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है। इसके बारे में ऑलरेडी लेक्चर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 में बात हो चुकी है। प्रीलिम्स 2014 में ये क्वेश्चन आया था। लिंक विल बी गिवन इन आई बटन। इसी कन्वेंशन के 2 सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है दैट इज कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। ये क्या है? ये भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। क्यों? ताकि जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी मूवमेंट यानी उनका ट्रेड वगैरह को रेगुलेट किया जा सके। कब इसको अडोप्ट किया गया था? 2000 में इसको अडोप्ट किया गया था। कहाँ पे? कार्टाजीना जो कोलंबिया में है। 2003 में ये फोर्स में आया था ये प्रोटोकॉल। क्या खास बात है इसके अंदर में? इसकी जो खासियत हैं वो ये हैं कि इसने एडवांस्ड इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट प्रोसीजर के लिए प्रोविजंस दिए हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी एक्सपोर्टर है किस चीज़ का, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का, उसको ज़रूरत पड़ेगी किस बात की कि जो भी इंपोर्टिंग कंट्री है उससे प्रायर कंसेंट लेने की। सेकंड जो इसमें है बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस है। ये एक इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी की तरह काम करेगा जिसमें जो भी जानकारी है, इंफॉर्मेशन है इन चीज़ों से रिलेटेड वो वहाँ पे मिलेगी। देन देर आर प्रोविजंस फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। किसके लिए? जो डेवलपिंग कंट्री है उनके लिए। क्यों? ताकि वो बायोसेफ्टी से रिलेटेड जो मेजर्स हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके। इंडिया ने इसको साइन भी किया है और रेटिफाई भी कर रखा है। सेकंड इसी में जो है नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल क्या है? ये भी जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसी का एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है और साथ के साथ एक इंटरनेशनल ट्रीटी भी है जिसका मेन एम क्या है कि जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो रहा है उससे जो भी बेनिफिट्स आ रहे हैं उनका फेयर और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, साथ के साथ बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन भी हो। इसको 2010 में अडोप्ट किया गया था। कहाँ पे? नागोया, जापान में। 2014 में ये इफेक्ट में आया था। क्या प्रोविजंस हैं इसके अंदर में? इसके अंदर में मेन प्रोविज़न ये है कि इसमें एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के लिए रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं। इन रूल्स के अकॉर्डिंग ये इंश्योर किया गया है कि भाई जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो रहा है उससे जो फ़ायदा हमें मिल रहा है उसका फेयर और इक्विटेबल मैनर में डिस्ट्रीब्यूशन हो। जो भी पार्टीज़ हैं वो प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लें और म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स पे काम करें जिन भी कंट्रीज से जो जेनेटिक रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही हैं उनसे। देन देयर इट ऑल्सो कंटेन्स प्रोविजंस फॉर compliance and monitoring, and then there is provision for access and benefit sharing clearing house। ये एज ए एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं उनके एक्सचेंज के लिए काम करता है। एज ए हाउस मतलब अब उस चीज़ का प्लेटफॉर्म। देन इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक ट्रांसफ़र एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। किसको? डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि वो भी इन चीज़ों पे काम कर सकें। टोटल इसमें 137 पार्टीज हैं। इंडिया हैज़ साइंड इट एंड रेटिफाइड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज और आर यूनिक अबाउट खराई कैमल, ए ब्रीड फाउंड इन इंडिया। खराई कैमल की जो ब्रीड इंडिया में पाई जाती है उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं। ये पूछ रखा है कौन सी ठीक है कौन सी नहीं। फर्स्ट क्या है? इट इज़ कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर इन सी वाटर। कि भाई ये सी वाटर में 3 किलोमीटर तक तैर सकता है। सेकंड, इट सर्वाइव्स बाय ग्रेजिंग ऑन मैनग्रोव्स। जो मैनग्रोव्स हैं ये उनको खाकर जिंदा रहता है। देन इट लिव्स इन द वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। ये सिर्फ जंगली होता है और इसको पालतू नहीं बनाया जा सकता। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 1 and 2 only, 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and करेक्ट आंसर इन दिस केस इज ए, यानी सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट कि भाई ये
स्विमिंग कर सकता है अप टू 3 किलोमीटर, इसीलिए इसको स्विमिंग कैमल भी बोला गया है, इसको सी कैमल भी बोलते हैं। सेकंड जो है, इट सर्वाइव्स बाय ग्रेजिंग ऑन मैनग्रोव्स। यस, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। ये जो सॉल्ट की वेजिटेशन है उनमें मैनग्रोव भी हैं, उसी को खाता है। देन इट कैन बी डोमेस्टिकेटेड, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ड्राई कैमल क्या है? ये एक रेयर ब्रीड है किसकी? कैमल की, जो खासकर जो सॉल्ट मार्सेस हैं कहाँ के? गुजरात एरियाज के। गुजरात को का जो कोस्ट है, समुद्री तट है, उस एरिया के जो साल्ट मार्सेस हैं वहाँ पे ये पाया जाता है। खराई से मतलब क्या है? खारा। खारा मतलब जो सेलाइन, नमकीन जो है, नमकीन पानी से मतलब यहाँ। इसको सी कैमल और स्विमिंग कैमल भी बोलते हैं क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस तक स्विम कर सकते हैं। खासकर ये मैनग्रोव्स, साल्ट टॉलरेंट ग्रासेस और श्रब्स खा के ही जिंदा रहते हैं। इनको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है IUCN लिस्ट में। दे कैन बी डोमेस्टिकेटेड, you can see in the image, they look like this. Next is, recently our scientists have discovered a new and distinct species of banana. क्या डिस्कवर किया है हमारे साइंटिस्ट ने रिसेंटली? जो बनाना की स्पीसीज है, बनाना प्लांट की, उसकी एक न्यू और डिस्टिंक्ट स्पीसीज फाउंड की है, विच अटेन्स ए हाइट ऑफ अबाउट 11 मीटर and has orange colored fruit pulp. In which part of India has it been discovered? किस पार्ट में इंडिया के डिस्कवर की गई है? अंडमान आइसलैंड्स, अन्नामलाई फॉरेस्ट्स, मैक्कल हिल्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। In this case, correct answer is A, Andaman Islands. This is the official name of this species, Musa indanamanensis. Then it is a species of wild and sweet banana, जो एंडेमिक है कहाँ के? मतलब अंडमान एंड निकोबार में ही ये पाई जाती है, कहीं और नहीं पाई जाती। इसको किसने डिस्कवर किया? कुछ साइंटिस्ट ने जो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं। इट कैन, इसका जो साइज़ है बनाना का, वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स लार्जर देन दी रेगुलर बनाना। जो प्लांट है उसकी हाइट ऑलमोस्ट 11 मीटर तक जाती है। इसके जो फ्रूट का पल्प है वो ऑरेंज कलर्ड होता है। जो इसके जीन्स हैं इस फ्रूट के, दे कैन बी यूज्ड फॉर बूस्टिंग बनाना प्रोडक्शन इन इंडिया। आफ्टर दैट वी गेट टू सी अनदर क्वेश्चन ऑन TEEB. What is TEEB? The Economics of Ecosystems and Biodiversity. With reference to an initiative called the Economics of Ecosystems and Biodiversity, ये एक इनिशिएटिव है। इसके रेफरेंस में आपको 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं, आपको ये बताना है कौन सी करेक्ट है। पहला, इट इज़ एन इनिशिएटिव होस्टेड बाय UNEP, IMF एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कि भाई ये इनिशिएटिव इन 3 संस्थाओं के द्वारा पहल की गई है इसकी। Second, it is a global initiative that focuses on drawing attention to the economic benefits of biodiversity. कि भाई ये एक विश्वव्यापी पहल है जिसका मेन मकसद क्या है? जो भी जैव विविधता है उसके आर्थिक लाभों की ओर ध्यान अट्रैक्ट करना, उनको केंद्रित करना। Then it represents an approach that can help decision makers recognize and demonstrate एंड कैप्चर द वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। जो इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी है उसकी जो वैल्यू है, उसका जो मूल्य है, उसकी पहचान की जा सके, उसका यूज किया जा सके, मेकर का उस तरफ ध्यान ले जाना। दैट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अप्रोच। Select the correct answer using the code given below. 1 and 2 only, 3 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3. Correct answer in this case is C. यानी ये गलत है फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। डिटेल से देखते हैं टीब क्या है। द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। आप नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। किस चीज़ की इकोनॉमिक्स?
जो इकोसिस्टम है बायोडाइवर्सिटी है। ये ग्लोबल इनिशिएटिव है, किसने लॉन्च किया? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। कब? 2007 में। क्यों? ताकि जो भी बायोडाइवर्सिटी है, जो भी इकोसिस्टम है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू को हाईलाइट किया जा सके, रिकग्नाइज किया जा सके, उसकी पहचान की जा सके। क्या खास बात है इस इनिशिएटिव की कि ये जो भी इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, जैसे पोलिनेशन है, पानी का प्यूरिफिकेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, सॉइल फर्टिलिटी, इन सभी इकोसिस्टम सर्विसेज की क्या आर्थिक मूल्य है, इकोनॉमिक वैल्यू क्या है इनकी, उसको एसेस कर सके। और जो भी बायोडाइवर्सिटी लॉस से, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, जो भी उसकी आर्थिक कॉस्ट है, उसको भी हाईलाइट किया जा सके। पॉलिसी गाइडेंस प्रोवाइड की जा सके, किसको? सरकारों को, बिजनेसेस को और बाकी स्टेक होल्डर्स को, कि कैसे इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को बचाव करना है, उसको कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है। इसी के रिगार्डिंग अवेयरनेस भी जनरेट की जा सके सभी स्टेक होल्डर्स में, कि एक सस्टेनेबल वे में इकोसिस्टम सर्विसेज का, बायोडाइवर्सिटी का यूटिलाइजेशन किया जाए। आफ्टर दैट वी गेट टू सी विद रेफरेंस टू रेड सेंडर्स sometimes seen in the news, consider the following statements. रेड सेंडर्स एक टर्म बोल सकते हैं जो बार बार न्यूज़ में देखी जाती है, जिसके बारे में दो स्टेटमेंट दे रखी हैं। क्या? इट इज़ ए ट्री स्पीसीज फाउंड इन ए पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, कि भाई ये एक वृक्ष जाति है जो खासकर दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाती है। देन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रीज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत के जो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र हैं, उनमें ये एक महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है। कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज ए, यानी ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। रेड सैंडल्स क्या है? इसको रेड सैंडलवुड भी बोलते हैं या रक्त चंदन भी बोलते हैं। रक्त, ये एक हार्डवुड ट्री है जो ट्रॉपिकल है नेचर में और साउथ इंडिया में पाया जाता है, साउथ इंडिया का नेटिव है। खासकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की स्टेट्स में पाया जाता है। ये मीडियम साइज डेसिडुअस ट्री है जो लगभग 10 से 20 मीटर तक ग्रो कर सकता है। इसका मेन यूज किस चीज़ के प्रोडक्शन में होता है? खासकर जो हाई क्वालिटी फर्नीचर हैं, कार्विंग्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके यूज के लिए, उनके प्रोडक्शन के लिए इसका यूज़ होता है। आप देखेंगे कि जो रेड कलर का कई फर्नीचर या फिर खेलने की चीज़ें, चेस वगैरह के जो ये आइटम्स हैं, ये मोस्टली मतलब इससे भी बनाए जाते हैं और वो हाई क्वालिटी के होते हैं। इट इज़ लिस्टेड एज एंडेंजर्ड IUCN की लिस्ट में। इसको थ्रेट है किस चीज़ से? और एक्सप्लॉयटेशन और हैबिटेट लॉस से। इसको प्रोटेक्टेड भी रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में। साइट्स भी इसके ट्रेड को रेगुलेट करता है। इट हैज़ ऑल्सो कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस इन द साउथर्न एरिया। दैट इज़ अबाउट रेड सैंडलवुड और रेड सैंडर्स, रक्त चंदन जिसको बोलते हैं, ये इसकी खासियत है। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको सभी क्वेश्चंस, सभी कंसेप्ट्स अच्छे लगे, समझ में आए, तो अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।